आज बंगाल और तमिलनाडु में बम्पर वोटिंग हुई और वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। तमिलनाडु में करीब 85% वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 8% ज्यादा है। बंगाल में पहले फेज की 152 सीटों पर तो 92.03% वोट पड़ गए, जो पिछले चुनाव से करीब 6% ज्यादा है। और यह पहला मौका है जब किसी विधानसभा चुनाव में 90% से ज्यादा वोट पड़े हों। अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड पुडुचेरी के नाम था। पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और वहां पर 89.87% वोट पड़े थे। लेकिन आज बंगाल में यह रिकॉर्ड भी टूट गया। 92 से ज्यादा परसेंटेज पोलिंग हुई। बंगाल में वोटर्स के उत्साह को सभी पार्टियां अपने पक्ष में बता रही हैं। बीजेपी के नेताओं ने दावा किया है कि जबरदस्त मतदान बंगाल में बदलाव का संकेत है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि पोलिंग बूथ पर लगी लाइनें एसआईआर के खिलाफ बंगाल के लोगों का आक्रोश है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जिस तरह से लोग वोट डालने निकले हैं, उसके बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना तय हो गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। क्या मोदी ने ईवीएम फिक्स कर दी है? बड़ी बात यह है कि बंगाल में वोटिंग के दौरान 2-4 जगह से छुटपुट झड़प की खबरें आईं, लेकिन कहीं कोई बड़ी हिंसा की वारदात नहीं हुई। चुनाव आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने 50 साल में बंगाल के चुनाव में इतनी शांति नहीं देखी। यह भय के खिलाफ भरोसे का चुनाव है। बंगाल में बदलाव तय है। लेकिन ममता बनर्जी ने दावा किया कि वो बंगाल में भी जीतेंगी और उसके बाद दिल्ली से भी बीजेपी को हटाएंगी। लेकिन इंडिया टीवी के संवाददाता बंगाल के हर इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने वोटिंग के दौरान कैसा माहौल देखा, हमारे रिपोर्टर्स का क्या असेसमेंट है, यह मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि क्या चुनाव आयोग की सख्ती, सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती, इसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ी? क्या वोट कटने के डर से ज्यादा संख्या में लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे? रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का फायदा आखिर मिलेगा किसको, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बंगाल के अलग अलग इलाकों में वोटिंग पैटर्न कैसा रहा। बंगाल में इस बार पहले फेज में वोटिंग के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए। 16 जिलों की 152 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ 92% से ज्यादा वोटिंग हुई। इनमें सबसे ज्यादा 94.92%, मतलब लगभग 95% साउथ दिनाजपुर जिले में वोटिंग हुई, जहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं। कूच बिहार में 94.66%, बीरभूम में 93.82%, मुर्शिदाबाद में 93%, जलपाईगुड़ी में 93.46%, वेस्ट मेदिनीपुर में 91.86%, झारग्राम में 91.86%, बांकुड़ा में 91.52%, उत्तर दिनाजपुर में 92.50%, मालदा में 92.71%, नॉर्थ बंगाल के अलीपुरद्वार में 90.75% और पूर्वी मेदिनीपुर में 90.41% वोटिंग दर्ज हुई। दार्जिलिंग का हाल बताऊं आपको, दार्जिलिंग में 88.17% वोटिंग हुई, कालिम्पोंग में 82.98%, पुरुलिया में 89.72% वोट डाले गए। यह पिछली बार की एवरेज वोटिंग से 6% से भी ज्यादा है। वोटिंग के लिए इस बार चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम हैं। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की 2407 कंपनियां, मतलब करीब 2.5 लाख जवान सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग की मोबाइल टीम्स मतदान केंद्रों पर जाकर लगातार जायजा ले रही थीं। पहली बार लोकल पुलिस को पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी पर रखा गया था। आज सुबह वोटिंग शुरू होने से पहले से ही मुर्शिदाबाद से लेकर नंदीग्राम तक वोटर्स की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। वोटर्स में जबरदस्त उत्साह दिखा। इसे देखकर ही आज बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने 4 मई को बीजेपी की जीत की मिठाई बांटने का ऐलान कर दिया। कृष्णानगर में अपनी रैली के दौरान मोदी ने कहा कि जिस तेजी से वोटिंग हो रही है, उससे साफ है कि बीजेपी के पक्ष में परिवर्तन की लहर चल रही है। बंगाल में इस बार यकीनन बदलाव होगा और इसका क्रेडिट चुनाव आयोग को जाता है। मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में, पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। अनेक प्रकार से गुंडा राज चलता था। मैं इलेक्शन कमीशन का हृदय से अभिनंदन करता हूं
को उन्होंने लोकतंत्र की फिर से एक बार बंगाल की धरती पर प्रतिष्ठा की है। शांतिपूर्ण मतदान करवाने में इलेक्शन कमीशन की ये सफलता, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। जो मुझे जानकारी मिली है, मतदान भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। ये परिवर्तन की आंधी है। भय पर भरोसे की विजय का विश्वास दिख रहा है। ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश, ये भरोसे का है। भय जा रहा है, भरोसा आगे बढ़ रहा है। बरसों से जिनकी आवाज को दबाकर रखा गया था, वो अब एक सुर में बोल रहे हैं। एक ही आवाज, पाल्टानो दरकार। पहले भी हमने देखा है, देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। ये लहराने वाला है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। हालांकि ममता बनर्जी ने मोदी के दावे पर सवाल उठाए। ममता ने पूछा कि बीजेपी जीत के इतने बड़े बड़े दावे कैसे कर रही है? क्या बीजेपी ने ईवीएम में कोई चिप फिट कर रखी है जिससे उसको पता चल रहा है कि सारे वोट बीजेपी को ही मिल रहे हैं? আপনারা এত মহা কি বলবো, আমি ওনাকে বলছি না, বিজেপি পার্টিটাকে এত মহামূর্খ হন কি করে? তার মানে কি আপনি ইভিএম মেশিনে ফিট করে রেখে দিয়েছেন? তা নাহলে এ কথা আপনি বলেন কি করে? যত ভোট পড়ছে সব আপনার। আর আমি শুনেছি প্রেসের কাছ থেকে, কোনো একটা কমিশনের অফিস থেকে যারা নির্বাচন পরিচালনা করেন, খবর খাওয়াচ্ছে 4টে থেকে নাকি গন্ডগোল হবে। তার মানে কি গন্ডগোল করে প্ল্যান করেছেন ইভিএম ছাপ্পা দিয়ে, সিআরপিএফকে দিয়ে ছাপ্পা দিয়ে ইভিএম মেশিন করে দখল করার? বলে না, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আপনারা যেটাই করবেন সেটাই আপনাদের বিরুদ্ধে যাবে। ममता बनर्जी कह रही थीं कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि बीजेपी एक महामूर्ख पार्टी हो सकती है जो वोटिंग परसेंटेज से ही जीत के दावे करने लगे। वो कह रही हैं कि आखिर बीजेपी को कैसे पता कि जो वोट पड़ रहे हैं वो उसी को जा रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने गड़बड़ी करने की तैयारी कर रखी है? ममता बनर्जी का ये कहना है कि क्या सीआरपीएफ के जरिए ईवीएम पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है बीजेपी? हालांकि अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लोग टीएमसी के सिंडिकेट से मुक्ति चाहते हैं, इसलिए बम्पर वोटिंग हुई। और वोटिंग परसेंटेज देखकर ही साफ हो गया है कि बंगाल में टीएमसी की सत्ता का सूर्य अस्त हो चुका है। बंगाल में बदलाव होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। आज प्रथम चरण का मतदान लगभग हो चुका है और ये मेरा पूरे बंगाल में 30वां कार्यक्रम है। चुनाव का परिणाम बालागढ़ वालों जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, चुनाव का परिणाम जानना है? तुम मेरी बात मानकर चलना। 5 तारीख को दीदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनने जा रही है।
हुगली की रैली में अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया, लेकिन कोलकाता में ममता बनर्जी ने अपनी जीत का दावा किया। ममता ने कहा कि लोगों ने पोलिंग बूथ पर जाकर बीजेपी के खिलाफ गुस्सा निकाला है। पहले राउंड की वोटिंग के बाद टीएमसी की जीत पक्की हो चुकी है। बीजेपी पूरी की तरह फूल रही है, 4 मई को जल जाएगी। বাংলা জ্বলছে না, ভোট দেখে 4 তারিখে বুঝবেন। ভোটের বাক্স খুলবে আর দেখবেন বিজেপি জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে, জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে। তখন বুঝবেন দেখ কেমন লাগে। এত ভোট কাটার পরেও এত পার্সেন্টেজ ভোট কেন পড়েছে জানেন? এটা আমার মনে হয়, আই মে বি রং অলসো। তার কারণ হচ্ছে মানুষ জানে এই ভোটটা তাদের অধিকার রক্ষার লড়াই। কারণ এরপরে এনআরসি করবার প্ল্যান করবে, ডিলিমিটেশন করবে, বিল নিয়ে এসেছিল। ममता बनर्जी ने कहा कि जैसे ही ईवीएम खुलेगी बीजेपी जलेगी और पूरी तरह फूलेगी, क्योंकि लोगों ने वोट काटने का बदला ले लिया है। लोगों को पता है कि यह उनके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी को नहीं रोका तो जीतने पर ये लोग एनआरसी करेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे, इसलिए बीजेपी को हराने के लिए बम्पर वोटिंग हुई है। ममता ने जनता का मन पढ़ने की बात की, जीत का दावा किया, लेकिन बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने वोटर्स की लाइनें देखकर अपनी बम्पर जीत की भविष्यवाणी कर दी। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि 90% से ज्यादा पोलिंग का मतलब है बीजेपी पहले दौर की 152 में से 125 सीटें जीतने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पहली बार टीएमसी को अपनी मनमानी करने का मौका नहीं मिला है और इसका असर पोलिंग बूथ पर दिखा और 4 मई को नतीजों में भी दिखेगा। इस बार तो बहुत अच्छा आया। इलेक्शन कमीशन का अरेंजमेंट तगड़ा था। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स बहुत इम्पार्शियली मूव किया, एक्टिव था और जनता के बीच जागरूक भी हुआ है। और एसआईआर का बाद जितना भी फॉल्स वोटिंग था, डेथ वोटर से लेकर, वो वोटर नहीं था, इसलिए ये लोग प्रॉक्सी वोट मारने का मौका नहीं था। और 2 चरण का भी काम में आया, नहीं तो 7 चरण 8 चरण में ये लोग जिस तरीके से कुछ खासतर एरिया से आदमी उठा के वोट डालता था, इस बार वो मौका नहीं मिला। क्या सिग्नल माना जाए इस हाई परसेंटेज? 125 उम्मीद है, 125 सीटें आउट ऑफ 152। शुभेंदु अधिकारी ने अपने इस कॉन्फिडेंस की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के पक्ष में मुस्लिम वोट पिछले चुनाव में ही मैक्सिमम कंसोलिडेट हो चुका था। टीएमसी को अब इससे ज्यादा मुस्लिम वोट मिल नहीं सकता, इसलिए इस बार जो वोट बढ़ा है वो बीजेपी के समर्थकों का वोट है, इसीलिए बीजेपी रिकॉर्ड सीटें जीतेगी। हाई कंसोलिडेशन ऑफ सनातनी वोटर, मुस्लिम कंसोलिडेशन तो 2021 में 91% हुआ था। 2024 में बीजेपी आ जाएगा, 400 सीट होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस तरीके से जो मौलवादी का फतवा था, उसका बाद तो 95% वोट ममता को मिला यहाँ। इसलिए तो अदित चौधरी भी हार गया, गुजरात से यूसुफ पठान भी जीत गया था। ये 95% से ऊपर जाने का कोई मौका नहीं है। वो 5% 7% तो गिरेगा। लेकिन जो हिंदू कंसोलिडेशन 54% था पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार आप ईवीएम खुलने का बाद थोड़ा मेरा साथ कैलकुलेशन मिला लेगा, 85% से ज़्यादा हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। सीपीएम का लूज वोटर्स भी, हिंदू वोटर्स, वो भी राम जी को दे दिया वोट। कांग्रेस भी मान रही है कि इस बार बंगाल में सत्ता विरोधी लहर है। ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस के पूर्व बंगाल अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हाई वोटिंग की एक वजह एसआईआर है। लोगों को डर था कि वोट नहीं डाला तो उनका अधिकार छीन लिया जाएगा, इसलिए बड़ी तादाद में जनता वोट देने के लिए निकली। बंगाल के चुनाव में इस बार खासकर जो मेरे इलाका है, आम लोगों की सुबह से हर बूथ पे भीड़ उमड़े हुए देखा मैंने। ये तो अभूतपूर्व है। भारी संख्या में महिलाओं चुनाव में भाग लिए और ये मुझे अच्छा लगे। चुनाव में जो इससे फीसदी जो वोट हुई है, इसमें एक तो सत्ता विरोधी लहर की असर है, दूसरे एसआर के चलते आम लोगों की जहन में जो डर और लोगों में एक शंका पैदा हुई थी कि अगर हम लोग चुनाव में शामिल ना होंगे तो न जाने बाद में हमारे
जो नागरिक अधिकार, वो अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, नागरिक अधिकार से हम वंचित रह जाएंगे, ये डर सता रहे थे। ये दोनों मिलकर इतने सारे फीसदी लोग चुनाव में शामिल हुए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बंगाल के माहौल से राहुल गांधी भी परेशान है। राहुल गांधी ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। इस वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि बंगाल में ममता की वजह से बीजेपी मजबूत हुई है। ममता ने तुष्टीकरण के जरिए वोट पोलराइज किए, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज को खत्म करने में ताकत लगाई, इसलिए बंगाल में बीजेपी को पैर जमाने का रास्ता मिला। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी चुनाव चोरी करती है। बीजेपी ने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया है। एसआईआर चुनाव चोरी करने का तरीका है। बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा देश में लड़ रही है। बीजेपी बंगाल की कल्चर, हिस्ट्री और बंगाली भाषा के विरोध में काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। बम्पर वोटिंग को लेकर सबके अपने अपने आकलन है, अपना अपना एनालिसिस है, अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक बात सही है कि बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई और इसमें सबसे अच्छी खबर यह है कि रिकॉर्ड वोटिंग होने के बाद आज बंगाल में चुनाव आमतौर पर शांतिपूर्ण भी रहा। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की फुल्की झड़प, कहीं पत्थरबाजी, कहीं झगड़े की खबरें आईं। साउथ दिनाजपुर के कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स ने बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। असल में एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के एजेंट्स के बीच झगड़ा हो गया। आरोप लगा कि पोलिंग बूथ से बीजेपी के एजेंट को जबरन निकाला जा रहा है। यह खबर बीजेपी कैंडिडेट को मिली तो शुभेंदु सरकार उस पोलिंग बूथ पर पहुंच गए। उसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स ने शुभेंदु सरकार पर हमला कर दिया। शुभेंदु सरकार की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी उन्हें किसी तरह वहां से निकाल कर ले गया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने रास्ते में भी उन्हें घेर लिया, फिर उनके साथ हाथापाई की गई। शुभेंदु सरकार ने आरोप लगाया कि 8-10 पोलिंग बूथ्स पर बीजेपी के एजेंट्स को रोका गया और जब वो मौके पर गए तो वहां कोई सुरक्षाकर्मी भी नहीं था, ना पुलिस वाला था, ना सेंट्रल फोर्सेस के जवान थे। शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया था, लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया और जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। देखिए, केंद्र बाहिनी कहाँ रहेगा या नहीं रहेगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो पोलिंग स्टेशन पे था, अंदर था, लेकिन वो जो गोली था, वो गोली में मैं जब आया था, मेरे सिर मेरा बॉडीगार्ड था, बाकी कोई नहीं था। ये क्या डर के माहौल से तृणमूल तो डर गया। यह ममता बनर्जी हार गया चुनाव में और यह तोड़ा भी हार गया। इस जिला में 4 के 4 सीट ये लोगों ने हार गया, इसलिए भयभीत होकर हमारे ऊपर आघात किया। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर पर भी हमला हुआ। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद की 2 सीटें नवदा और रेजिनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में कल रात से ही हंगामा हो रहा था। आज सुबह मुर्शिदाबाद के डोमकल इलाके में बूथ नंबर 217 के बाहर मारपीट हुई। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक जनता यूनियन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर पर हमला कर रहे। इसके बाद हुमायूं कबीर के सपोर्टर्स भी मैदान में आ गए, फिर पथराव हुआ और तोड़फोड़ शुरू हो गई। वहां खड़ी गाड़ियां तोड़ दी गई। इससे नाराज हुमायूं कबीर वहीं पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि ममता के गुंडे 4 मई तक हंगामा कर लें, 4 मई के बाद ये सब खत्म हो जाएंगे। उनका जवाब पब्लिक देगी, आम आदमी देगी। इनको जो गुंडागिरी कर रहा है ना टीएमसी, उनका गुंडागिरी खत्म हो जाएगी 4 मई 2026। गुंडागिरी सारे शांत हो जाएगी। वो अचानक हमला किया
अचानक मैं जो रोड में खड़ा था 2 घंटा खड़ा था, वो को मैं निकल के आ रहा, उसी टाइम अचानक मेरा ऊपर हमला किया। तो मेरा को जो आदमी इकट्ठा हुआ, उसी टाइम वो भी एक्शन लेने के लिए तैयार हुआ, तो पुलिस वाला मेरा लोगों को ऊपर लाठी चलाया। तो ये मजीद खान को सस्पेंड करना चाहिए। मजीद खान एडिशनल एसपी वही असली क्रिमिनल है, वो टीएमसी का दलाल है। इनको खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करना चाहिए। हल्ला हंगामा आसनसोल में भी हुआ। आसनसोल साउथ सीट से बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर पथराव किया गया। जिस वक्त अग्निमित्रा पॉल पर हमला हुआ उस वक्त वो रहमत नगर इलाके में थी। रहमत नगर एक मुस्लिम बहुल इलाका है। अग्निमित्रा पॉल यहां पोलिंग बूथ्स का दौरा कर रही थी। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लोग हताश हैं, इसलिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं। गाड़ी में उठे और गाड़ी चलना शुरू किया, तभी ये बड़ा सा पत्थर आके पीछे का जो कांच है वो पूरा फाड़ दिया। इतनी भारी संख्या में केंद्रीय बल के जवान वहाँ थे, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना नहीं। आप कोई अगर ऊपर से मार दे तो आपको कैसे मालूम चलेगा? हमारा गाड़ी चलना शुरू कर दिया। सेंट्रल फोर्स तो बिल्डिंग के बाहर खड़े है और मेरा गाड़ी चलना शुरू कर दिया। हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। इसके पहले भी आपकी गाड़ी पे हमला किया गया। ये बार बार किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि क्यों किया जा रहा है और कौन कर रहे हैं? किसने कराया? माइनॉरिटी इलाका में कौन कराएगा? टीएमसी के साथ माइनॉरिटी का अच्छा संबंध है और टीएमसी नहीं चाहते हैं कि भाजपा टीएमसी का जो लगता है उन लोगों का प्रॉपर्टी मुसलमान, उसमें हम लोग दखल अंदाजी करें। तो ये बार बार ये होता है। पुलिस से शिकायत लेकिन मुसलमान भाई बहन अभी वो भी मोदी सरकार को चाह रहे हैं, क्योंकि वो लोग को भी पता है कि उन लोग को कुछ नहीं मिला है। तो पत्थर मार के अग्निमित्रा पॉल को बात रुका नहीं जा सकता। हम फिर से जाएंगे और सेंट्रल फोर्स देखे क्या करते हैं। एक दो जगह इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर भी हमले हुए। बीरभूम के दुबराजपुर इलाके में सीआरपीएफ के जवानों पर पथराव किया गया, जिसमें 6 जवान घायल हो गए। हमला उस वक्त हुआ जब पोलिंग खत्म होने वाली थी। उसी वक्त सेंट्रल फोर्सेज और पुलिस के जवानों पर भीड़ ने अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी। हंगामा करने वालों ने पुलिस की एक गाड़ी पर जमकर तोड़फोड़ की, उसके शीशे तोड़ दिए। हालात ऐसे हो गए कि भीड़ को डराने के लिए एक पुलिस अफसर को अपनी सर्विस रिवॉल्वर हवा में लहरानी पड़ी। बंगाल में 2 साल पहले तक चुनाव में जिस तरह खून बहता था, बम चलते थे, हत्याएं होती थीं, उसकी तुलना में इस बार वैसा कुछ नहीं है। आज सिर्फ छोटी मोटी झड़पें हुई और पोलिंग परसेंटेज भी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। यह बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। इतनी भारी वोटिंग की क्या वजह है? बीजेपी के नेता इसको कैसे देख रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और इस बार तो राज्य के लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया। पोलिंग परसेंटेज तो सीबीएसई के रिजल्ट जैसा लग रहा है, 90% के ऊपर। तो ये क्या कह रहा है ये बढ़ा हुआ वोट, और इन 152 पहले फेज की सीटों को लेकर आपका आंकलन क्या है? चुनाव कमीशन को पहले ही धन्यवाद। जिस प्रकार उन्होंने शांतिपूर्ण वातावरण बनाया, लोगों को हिम्मत मिली। काफ़ी साल से बंगाल के लोग निडर होकर वोट नहीं कर पा रहे थे। पहली बार मन खोल करके, दिल खोल कर लोगों ने वोटिंग की। मैं एक बूथ में गया, अभी 93% से ऊपर पोलिंग हो चुका था। और पहले क्या था, ये जो फर्जी वोटर, और जैसे कि मैं खड़गपुर में 25% से ज़्यादा फॉल्स वोटर था, इसका हिसाब में ही गड़बड़ा जाता था। वोटिंग होता नहीं था, कुछ फॉल्स वोटिंग होता था, इसलिए डाउन हो जाता था। बिलो 60% होता था, यहाँ भी लगभग 90% हो गया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट लोकतंत्र के लिए। दूसरा ये है परिवर्तन का वोटिंग। चुनाव हो रहा है इस बार परिवर्तन का स्लोगन पर। प्रधानमंत्री ने स्लोगन लगाया, पालटाना दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। लोगों ने उसको स्वीकार किया और निशब्द आकर के चुपचाप साइलेंट वोटिंग किया। दिलीप जी, अभी तक हमें ऐसी वोटिंग मुस्लिम एरियाज में देखने को मिलती थी, बड़ी तादाद में वो आकर के वोट करते थे। लेकिन इस बार जो जानकारियां हैं वो ये बता रही हैं कि ये अक्रॉस स्टेट ऐसी बड़ी वोटिंग हुई है, मतलब हिंदू वोटर भी निकला है। तो बीजेपी और आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये आप ही का वोट है? देखिए, मुझे जहाँ तक मालूम है, पिछले इलेक्शन में 55% से ज़्यादा हिंदू वोट हमारे साथ थे। उसको और 10% बढ़ाना है। मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा पोलिंग इस बार बीजेपी के पक्ष में हुआ है, क्योंकि हिंदू डर डर के जी रहे हैं बंगाल में। आपको मालूम होगा, ये जो वाकफ बोर्ड वाला कानून पारित हुआ, उससे बंगाल में काफ़ी हिंसा हुई। उस हिंसा के कारण मुर्शिदाबाद के हिंदू को पलायन करना पड़ा गंगा पार करके मालदा में।
जो बेचारे बांग्लादेश से भाग के आए थे धर्म और प्राण बचाने के लिए, आज उनको बंगाल में एक जिला से दूसरा जिला भटकना पड़ रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं है। मंदिर फूंक दिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्ति तोड़ दिया गया, हिंदू का प्रॉपर्टी दुकान में आग लगाया गया। ये बांग्लादेश में जिस प्रकार घटना हमने देखा है साल 1.5 साल, यहाँ भी वही घटना हो रही है। तो हिंदू आज बहुत चिंतित है, डरे हुए हैं। उन लोगों ने इसीलिए परिवर्तन का वोटिंग किया है। आप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस तो आरोप लगा रही है। ममता जी ने कहा कि बीजेपी ने को जिताने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी ताकत लगा रहा है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के कहने में भारी संख्या में वोट काटे हैं। कोलकाता आसपास और बांग्लादेश बॉर्डर के जो सीट्स है उसमें देखिए एसआईआर में सबसे ज़्यादा नाम कटा है। क्यों? ये ज़्यादातर फर्जी नाम थे या तो बांग्लादेशी नाम थे। बहुत लोगों ने पेपर भी जमा किया था, फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए वो नाम कटा है। और ममता बनर्जी की पार्टी इसी फर्जी वोट से जीत के आती थी। अब वो वोट नहीं रहेगा और इसीलिए वहाँ इस फर्जी वोटों में फॉल्स वोटिंग होती थी, ये भी उनको सुविधा नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी नंदीग्राम आई तो वहाँ हार गई। क्यों? मात्र 10,000 वोट वहाँ कटा इस बार, डेथ वोट। और भवानीपुर में फॉर्म फिलअप में 45,000 वोट कट गया था, बाद में और कटा है। तो यही सब वोटिंग में फॉल्स वोट करके वो लोग जीतते हैं। अब वो सुविधा नहीं मिलेगा। जी दिलीप जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। इंडिया टीवी से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आपने नेताओं की बात सुनी, नेताओं के आंकलन देखे। नेता पार्टी लाइन के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन इंडिया टीवी की टीम्स आज बंगाल के अलग अलग इलाकों में थी। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स पिछले 1 महीने से बंगाल के लोगों के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज वोट डालकर निकले मतदाताओं से भी उन्होंने बात की है। इसलिए ग्राउंड पर एक्चुअल क्या है माहौल, वो जानने के लिए हम चलते हैं। हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ, पवन नारा और ओंकार सरकार। तो पवन, पहले आप बता दीजिए कि आप किस एरिया में गए हुए थे और ये जो इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग हुई है, 90% से ज्यादा, ये आपकी समझ में ये क्या बता रहा है? क्या ये उत्साह दिन में भी बात करते हुए लोगों से महसूस हो रहा था? सौरभ जी, आपको मैं बता दूं, मैं पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, ईस्ट और वेस्ट मिदनापुर और झारग्राम, इन इलाकों में घूमा जो लगभग 39 सीटें होती हैं। जो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था, जो बंगाल के वोटर चुप्पी के लिए जाने जाते हैं, आज जब वो वोट लाइन में खड़े थे तो खुलकर बोल रहे थे। हम मुद्दों की बात कर रहे थे, वो पार्टी और नेता का नाम ले रहे थे। एक शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा, अम्मा क्या चाहिए, किस मुद्दे पर वोट दे रही हैं? तो अम्मा ने जवाब दिया, अब की बारी मोदी दादा चाहिए, मोदी दादा चाहिए। और हम स्तब्ध इस बात को लेकर रह गए। 21 का चुनाव भी हमने देखा, 24 का लोकसभा चुनाव भी देखा। बंगाल में ऐसी परंपरा नहीं रही है कि कोई वोटर वोटिंग लाइन में खड़ा होकर इस तरह से खुलकर बोले। तब हमें एहसास हुआ कि ये वोटिंग अब की बार कुछ अलग है। और जब रात को या देर शाम तक आंकड़े आए कि आंकड़ा 90 के पार हो गया है, तो यह स्पष्ट हो गया कि बम्पर वोटिंग हुई है। और इसके पीछे का एक वजह यह भी रही कि एसआईआर में डेड और शिफ्टेड वोटर तो हटे ही, लोगों के बीच एक संदेश यह था कि अगर आप अपना वोट मार्क नहीं करेंगे तो आगे आपको नागरिक लाभ नहीं मिलेंगे। तो अहमदाबाद से, उड़ीसा से, राजस्थान से दूर दूर चल के लोग आए थे। इन सब के बीच यह आंकड़ा बढ़ाने के लिए तो काफी है, लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर हमें लगा, जो 20 दिन में हम डिकोड नहीं कर पा रहे थे, वो था नाराजगी, बदलाव की बात, और वो भी बिना डरे। जिस नंदीग्राम इलाके में 2021 में हमले होते थे, आज उस नंदीग्राम में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी ने आत्मविश्वास इतना बढ़ाया, किसी तरह की हिंसा नहीं देखने को मिली। तो मुझे इस बात में कोई शंका नहीं, जिन 3 सीटों में 39 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी पिछली बार जीती थी, अब की बार बढ़े हुए परसेंटेज और बिना डर के वो आंकड़ा इन्हीं 3 जिलों में। ये दोनों बातें आपने पवन जो बताई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और बंगाल की राजनीति में एक परिवर्तन है। लोगों का खुल के बोलना, बिना डरे बोलना और कोई वायलेंस ना होना, कोई बड़ी घटना ना होना, ये दोनों ही बातें। ओंकार, आप बता दें, आप किन एरियाज में आज दिन भर रहे, आपकी जो बात हो रही थी, आपको क्या सेंस मिली, आपका असेसमेंट क्या कहता है?
देखिए पिछले कुछ महीनों से हम लोग बंगाल के अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, अलग अलग सीटों पे जा रहे हैं, बूथों पे जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और आज का जो दिन था, ये दिन थोड़ा सा अलग था, क्योंकि आज चुनाव के दिन है और चुनाव के दिन में हम लोग अलग अलग जगहों पे पहुंचे। पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, ये जैसे जो जिले हैं, इस जिले में हम लोग अलग अलग जगह पर पहुंचे और पहुंचते हुए लोगों के साथ जब बातचीत किया तो लोग खुलकर बोल रहे थे। और ये खुलकर बोलना कहीं ना कहीं जो नाराजगी है सरकार के प्रति, वो जाहिर कर रहा था। क्योंकि लगातार लोग ये कह रहे थे कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने जो इनकम्बेंसी तैयार किया है, सरकार के द्वारा जो भी नाराजगी है, वो भय छोड़ के लोग सामने आके बोल रहे थे। क्योंकि पिछले कुछ सालों का चुनाव अगर देखा जाए तो बंगाल में लगातार हिंसा हुआ है। इस बार हिंसा मुक्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन हालांकि कम हिंसा हुआ है इस बार बंगाल में, क्योंकि CISF, CRPF जो थे वो काफी आत्मविश्वास बढ़ाया था वोटरों के बीच। तो लोगों के बीच मन में कोई भय नहीं था। जैसे कि ये अगर संख्या देखा जाए तो 2011 साल के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार बंगाल में हुआ है, 91% से ज्यादा वोटिंग हुआ है। और ये संख्या अगर देखा जाए स्वतंत्रता के बाद से सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार हुआ है बंगाल में, 91% से भी ज्यादा। तो लोग खुलकर वोट किए हैं, ये बात तो एकदम जाहिर है और साफ है। तो ये एक बात कहीं ना कहीं दिशा दिखाता है कि ओंकार, आपका एक्सपीरियंस भी वही है, वही आपने महसूस किया जो पवन बता रहे हैं कि इस बार लोग जो हैं वो खुलकर ना सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि वो बिना डर के, बिना भय के वोट भी कर रहे हैं। तभी ये बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज हमें दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया पवन आपका और ओंकार आपका। ये बात तो सही है कि चुनावी हिंसा बंगाल की पहचान बन गई थी। 2013 में पंचायत चुनाव आप याद कीजिए, 132 लोगों की हत्या का आरोप लगा था। 2018 के पंचायत चुनाव में 23 लोग मारे गए थे। सिर्फ वोटिंग के दिन 10 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 12 लोगों की मौत हुई थी। 2024 के इलेक्शन में हिंसा के 107 केस दर्ज हुए थे। लेकिन इस बार पहले चरण में आधी से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो गई। कहीं खून नहीं बहा, हुई छुटपुट घटनाएं, उनको आप छोड़ दीजिए, तो कहीं कोई बहुत बड़ी हिंसा की बात नहीं हुई। और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस कामयाबी के लिए चुनाव आयोग की तारीफ होनी चाहिए। और जहां तक इस रिकॉर्ड वोटिंग का सवाल है, तो राजनीतिक पार्टियां भले ही इसे अपनी अपनी जीत का सबूत बताएं, हकीकत यह है कि बढ़े हुए पोलिंग परसेंटेज से नतीजों का अंदाजा नहीं लगता। बंगाल के उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2006 के विधानसभा चुनाव में भारी मतदान हुआ। राजनीतिक पंडितों ने कहा कि यह लेफ्ट के 29 साल के शासन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का वोट है। हुआ ठीक उल्टा, लेफ्ट फ्रंट फिर जीत गया, लेफ्ट की सरकार बन गई। फिर आया 2011 का चुनाव, उस साल भी बहुत ज्यादा वोटिंग हुई। तब लोगों ने 2006 के नतीजों को ध्यान में रखकर दावा किया कि जीतेगा तो लेफ्ट ही। लेकिन 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट के 34 साल के शासन का अंत कर दिया। इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से नतीजों का अंदाजा लगाना ठीक नहीं है। इसलिए बीजेपी के नेता हों या तृणमूल के, फर्स्ट फेज की वोटिंग परसेंटेज को भूलकर अब सेकंड फेज के कैंपेन में खुद ब खुद लग गए हैं।